नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। अमेरिकी वायुसेना ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स फोर्डो, नतांज और एस्फहान पर किया हमला। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर दी जानकारी। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से भारतीयों की वापसी का सिलसिला जारी। कल रात ईरान के मशहद से 290 भारतीय नागरिकों को लाया गया स्वदेश। अब तक 1117 भारतीय सुरक्षित लौटे। गृह मंत्री अमित शाह आज रायपुर में वामपंथी उग्रवाद पर करेंगे समीक्षा बैठक। छत्तीसगढ़ और पड़ोसी राज्यों के डीजीपी, एडीजीपी के साथ करेंगे सुरक्षा पर चर्चा। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के रायपुर परिसर की रखेंगे आधारशिला। उत्तर भारत में मानसून की आहट के साथ गर्मी से राहत। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन में दिल्ली और एनसीआर पहुंचेगा मानसून। वहीं पूर्वोत्तर में आज मूसलाधार बारिश की संभावना। लीड्स टेस्ट के दूसरे दिन मेजबान इंग्लैंड की वापसी। इंग्लिश टीम ने पहली पारी में भारत के 471 रन के जवाब में 3 विकेट पर बनाए 209 रन। ओली पोप 100 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। आइए सभी समाचारों को जान लेते हैं विस्तार से। ईरान और इजराइल संघर्ष, अब अमेरिका की भी एंट्री हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि अमेरिकी सेना ने ईरान के परमाणु स्थलों पर बमबारी की है। अमेरिकी सेना ने फोर्डो, नतांज और एस्फहान न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया। इन तीनों में से फोर्डो अमेरिकी सेना का मुख्य निशाना था। इसके साथ ही ट्रंप ने लिखा, सभी अमेरिकी विमान अब ईरान के हवाई क्षेत्र से बाहर हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस हमले को बेहद सफल बताया और सभी अमेरिकी सैनिकों को बधाई दी। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि अब शांति का समय है। ईरान से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत ने ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया है। इसी कड़ी में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि ईरान के मशहद से 290 भारतीय नागरिकों को एक विशेष उड़ान द्वारा सुरक्षित रूप से स्वदेश लाया गया। इसी के साथ अब तक ईरान से 1117 सुरक्षित भारतीय नागरिकों को निकाला जा चुका है। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से भारतीयों के साथ साथ श्रीलंकाई नागरिकों को भी सुरक्षित निकाले जाने को लेकर श्रीलंका ने भारत के प्रति आभार जताया है। श्रीलंकाई विदेश मंत्रालय ने अपने आधिकारिक एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा कि ईरान से भारतीय नागरिकों के साथ साथ श्रीलंकाई नागरिकों को सुरक्षित निकालने में समय पर सहायता प्रदान करने के लिए श्रीलंका भारत सरकार का हार्दिक आभार व्यक्त करता है। ये एकजुटता का कार्य भारत और श्रीलंका के बीच मजबूत और स्थायी साझेदारी का प्रतीक है, जिसकी श्रीलंका की जनता हृदय से सराहना करती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। इस दौरान अमित शाह रायपुर में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखेंगे। साथ ही छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद के खात्मे को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अहम बैठक भी करेंगे, जिसमें राज्य की कानून व्यवस्था, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति और सुरक्षा बलों के कार्यों की समीक्षा की जाएगी। इस दौरान छत्तीसगढ़ द्वारा चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान में पड़ोसी राज्यों को भी अलर्ट मोड पर रहने और अपने राज्यों के इलाकों में सैन्य गति बढ़ाने के निर्देश दिए जाएंगे। इसके बाद वो वामपंथी उग्रवाद पर सुरक्षा की समीक्षा बैठक लेंगे। 23 जून को गृह मंत्री अबुझमाड़ क्षेत्र के ग्रामीणों के साथ संवाद करेंगे। वहीं इसके बाद वो नारायणपुर के इरगभट्टे स्थित बीएसएफ कैंप पहुंचकर जवानों के साथ बातचीत भी करेंगे।
केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार नक्सलवाद को जड़ से मिटाने के लिए निरंतर कड़े कदम उठा रही है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ राज्य के बीजापुर जिले के नेशनल पार्क क्षेत्र में जून के पहले पखवाड़े के दौरान सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए माओवादी विरोधी अभियानों में माओवादी कैडर और सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 7 माओवादियों के शव बरामद किए गए। बरामद शवों में 2 शीर्ष माओवादी नेताओं गौतम उर्फ सुधाकर भाकपा की केंद्रीय समिति का सदस्य एवं भास्कर राव भाकपा स्टेट कमेटी के सदस्य शामिल हैं। वहीं बरामद अन्य शवों में से एक की पहचान महेश कोडियम के रूप में की गई, जो बीजापुर जिले के फरसगढ़ थाना अंतर्गत एरपागुट्टा गांव का निवासी था। महेश कोडियम एरपागुट्टा गांव के प्राथमिक विद्यालय में रसोई सहायक के रूप में कार्यरत था। देश के किसान कृषि नवाचार से अपने उत्पादों को देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पहुंचा रहे हैं। इसी कड़ी में कर्नाटक के किसान जामुन को देश से बाहर लंदन में निर्यात कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कर्नाटक के किसानों की मेहनत की तारीफ की है। केंद्रीय मंत्री ने जानकारी साझा करते हुए लिखा कि कर्नाटक के खेतों से लेकर लंदन के घरों तक पहली बार ताजे जामुन निर्यात किए गए हैं, जिससे हमारे मेहनती किसानों के लिए बाजार का विस्तार हुआ है। केंद्र सरकार देश के किसानों को हर संभव मदद पहुंचाने का निरंतर प्रयास कर रही है और इसी कड़ी में कर्नाटक के आम उत्पादक किसानों को भाव की समस्या से केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी राहत दी है। कर्नाटक के किसानों को आम के घटे भाव के संबंध में अंतर की राशि का भुगतान केंद्र और राज्य सरकार मिलकर करेगी। ये फैसला केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह और कर्नाटक के कृषि मंत्री एन चलुवरायस्वामी के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में लिया गया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की रहने वाली रीना सिंधु ने सोनम रघुवंशी और मुस्कान की तर्ज पर प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। दरअसल मुरादाबाद की रहने वाली रीना सिंधु ने दिल्ली निवासी अपने पति रविंद्र कुमार की हत्या बिजनौर निवासी अपने प्रेमी पारितोष कुमार के साथ मिलकर की। हत्या के बाद रीना और पारितोष 2 दिन तक उत्तराखंड की सड़कों पर कार में रविंद्र कुमार की लाश को लेकर घूमते रहे। उत्तराखंड पुलिस ने जब एक लावारिस लाश की पहचान करने के लिए तफ्तीश शुरू की तो हत्या की पूरी कहानी सामने आई। फिलहाल उत्तराखंड पुलिस ने आगे की कार्रवाई करते हुए पत्नी रीना सिंधु और उसके प्रेमी पारितोष को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उत्तर भारत में मानसून की आहट के साथ गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 2 दिनों में मानसून दिल्ली और अन्य क्षेत्रों में पहुंच जाएगा। आज से 26 जून तक उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में तेज बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही आज से 27 जून तक बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल में वर्षा होने के साथ आंधी और बिजली गिरने की भी संभावना है। 22 से 23 जून के दौरान राजस्थान में बहुत भारी वर्षा होने का अनुमान है। वहीं आईएमडी के मुताबिक आज से 27 जून तक कोंकण, गोवा और महाराष्ट्र में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। बात की जाए पहाड़ी इलाकों की तो यहाँ आज से 27 जून तक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना जताई गई है। भारत और इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड ने ओली पोप के शतक और बेन डकेट के अर्धशतक की मदद से 3 विकेट पर 209 रन बनाए हैं। इंग्लैंड की टीम अभी भारत से 262 रन पीछे चल रही है। दिन का खेल खत्म होने तक पोप 100 और हैरी ब्रुक बिना खाता खोले क्रीज पर मौजूद हैं। भारत के लिए पहली पारी में अब तक तीनों विकेट तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने झटके हैं। इससे पहले भारत पहली पारी में 471 रन पर ऑल आउट हो गया था। दूसरे दिन भारतीय टीम ने 3 विकेट पर 359 के स्कोर को आगे खेलना शुरू किया और आखिरी 7 विकेट 112 रन पर गंवा दिए। कप्तान शुभमन गिल ने 147, ऋषभ पंत ने 134 और यशस्वी जायसवाल ने 101 रन की शानदार शतकीय पारियां खेली। केएल राहुल ने 42 रन बनाए
इंग्लैंड की ओर से कप्तान बेन स्टोक्स और जोश टंग ने 4-4 विकेट झटके। ब्रायडन कार्स और शोएब बशीर को एक एक विकेट मिला। 23 साल बाद ऐसा हुआ है जब इस मैदान पर 3 भारतीय बैटर्स ने एक पारी में शतक लगाए हैं। इससे पहले सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली ने 2003 में शतक लगाया था। और इसके साथ ही हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।